स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। तो इस चैप्टर के दोस्तों हम 2 पार्ट बनाएंगे। आज की इस वीडियो में पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जानेंगे, फिर जानेंगे आरावाक लोगों के बारे में और सभ्यताओं का वर्णन, यानी कि एज़टेक सभ्यता क्या थी, ठीक है, और माया सभ्यता क्या थी, इंका सभ्यता क्या थी, इसके बारे में। और तीसरा टॉपिक होगा हमारा एज़टेक सभ्यता एवं मेसोपोटामिया सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कुछ कीवर्ड्स हैं, वो हम जानते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए इन कीवर्ड्स में सबसे पहला कीवर्ड आता है चिनाम्पा के बारे में। ठीक है, तो देखिए चिनाम्पा क्या है। पहला वर्ड है चिनाम्पा। ये सरकंडे की बड़ी बड़ी चटाइयाँ बुनकर उन्हें मिट्टी व पत्तों से ढककर मेक्सिको झील में बनाए गए कृत्रिम टापू होते थे। इन्हें चिनाम्पा क्या थे, ये एक तरह के कृत्रिम टापू हुआ करते थे, जो कि किससे बनाए जाते थे, सरकंडे की जो बड़ी बड़ी चटाइयाँ होती थी उनसे बनाए जाते थे। और उनको बनाने के बाद उन्हें मिट्टी व पत्तों से ढक दिया जाता था। ठीक है, जो कि कहाँ पे ढके जाते थे, मेक्सिको झील के आसपास। तो ये चिनाम्पा क्या हो गए, कृत्रिम टापू। फिर दूसरा आता है कीपू। क्या था, तो कीपू डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। यानी कि ये क्या, कीपू जो थी उसका उपयोग इसलिए किया जाता था ताकि वो उस इकाइयों का हिसाब रख सके। ठीक है, तीसरा है ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा। तो ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर ब्राज़ील वुड वृक्ष नाम की जो वृक्ष हैं वो अधिक पाए जाते थे। ठीक है, फिर आगे आते हैं 2 और हैं कि एक है एस्ट्रोलैब। चौथा पॉइंट है एस्ट्रोलैब। अभी देखिए ये क्या है, एस्ट्रोलैब एक आविष्कार किया गया था, ठीक है, जिसने नाविकों को सामान्य दृष्टि से परे देखने में मदद की और उन्हें समुद्री खतरे से बचने में भी मदद की थी। यानी कि एस्ट्रोलैब ये एक ऐसा आविष्कार था जिसने जो नाविक थे, यानी जो नाव चलाते थे, समुद्र में जाते थे, उनको समुद्री खतरों से बचने के लिए सहायता की थी। ठीक है, टोलेमी के भौतिक आविष्कार, यानी कि एस्ट्रोलैब जो था ये आविष्कार किसने किया था, टोलेमी ने। तो टोलेमी के भौगोलिक आविष्कार ने अक्षांशीय और अनुदैर्ध्य विस्तार के आधार पर स्थानों का पता लगाने में मदद की। यानी कि अक्षांश के आधार पे और स्थल के आधार पे समुद्र में जो कहाँ तक समुद्र की सीमाएं हैं उसको पता लगाने के लिए जो आविष्कार था वो बहुत सहायक हुआ। ठीक है, फिर आता है तुपीनाम्बा। तुपीनाम्बा क्या था कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगल में बसे हुए गांव में रहने वाले लोग। यानी तुपीनाम्बा कौन हुआ करते थे, ये दक्षिण अमेरिका के जो पूर्वी तट है जहाँ पे ब्राज़ील नामक पेड़ों का जंगल था, वहाँ पे उस जंगल के अंदर जो लोग रहते थे उन्हें कहते थे तुपीनाम्बा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बात करते हैं अरावाक लोगों के बारे में। तो देखिए ये अरावाक जो लोग थे वो कौन थे। सबसे पहले तो अरावाक जो लोग थे ये बुनाई कला में प्रवीण थे, यानी कि ये बुनाई कला इनको अच्छे से आती थी। कैसे, देखिए अरावाक लोग ऐसे लोग थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे। यानी कि अरावाक जो लोग थे वो लड़ते कम थे, यानी कि वो लड़ने के लिए राजी नहीं होते थे। कहते थे अगर कोई झगड़ा है तो उसे हम बातचीत करके निपटा सकते हैं। ठीक है, और अरावाक लोगों को नाव बनाना बहुत अच्छे से आता था। वे पेड़ के खोखले तनों से अपनी डोंगियाँ बनाते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। यानी कि वे जो पेड़ हुआ करता था उनको काटकर उनके खोखले तने बनाकर उनसे डोंगियाँ बनाते थे, जिनमें डोंगियों में बैठ के वो समुद्री यात्राएं किया करते थे। अब समुद्री यात्राएं कैसे होती थी, कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे। ठीक है, फिर आता है दूसरा कि अरावाकी उदारतापूर्ण तथा साथ मिलकर खाद्य उत्पादन। यानी कि जो अरावाकी लोग थे ये पहले तो ये एक तो उदारपूर्ण थे और ये साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करते थे। कैसे, देखिए वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। यानी अरावाक जो लोग थे वो खेती, शिकार और मछली जो पकड़ते थे एक साथ पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती करना, ठीक है, शिकार करना या फिर मछली को पकड़ना, ऐसे ही वो अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसाव उगाते थे। यानी कि पेड़ों से कंदमूल इकट्ठा करते थे,
खेती में वे मक्का उगाते थे, मीठे आलू उगाते थे, ठीक है, और कसावा भी उगाते थे खाने के लिए। फिर अरावक संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूल्याधार यह था कि वे सब के साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय का प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। यानी कि अरावक जो लोग थे, समुदाय के लोग थे, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता था, मूल्य आधार उनकी संस्कृति का यही था कि वे सब साथ मिलकर एक साथ काम करें और एक साथ पूरे समुदाय के जो सदस्य हैं उन्हें भोजन प्राप्त हो सके। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे, उनमें बहुविवाहता प्रचलित थी। यानी कि देखिए, वे अपने वंश के यानी अपने वंश के जो बुजुर्ग थे उनके अधीन रहते थे और उनमें बहुविवाह यानी कि एक से ज़्यादा विवाह करने की प्रथा जो थी वो प्रचलित मानी जाती थी, ठीक है। फिर ये जो अरावक लोग थे ये सोने को अधिक महत्व देते थे, ये जो अरावक लोग थे सोने को अधिक महत्व नहीं देते थे। देखिए, ये लोग सोने को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, इनके लिए कांच की हर चमकती चीज़ सोने से अधिक मूल्यवान थी। यानी कि अरावक लोग ऐसे थे, इन्हें अगर आप सोना दो तो ये कहेंगे कि सोना हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमें कांच की चीज़ दे दो और बदले में आप हमसे सोना चाहो तो ले जाओ, हमें सोना अच्छा नहीं लगता, हमें कांच की हर एक चमकती चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। फिर स्पेनी क्रूरतापूर्ण व्यवहार, लालची, स्वार्थी, सोने के लालच में अरावकी जीवन शैली को हानि पहुँचाने लगे। यानी कि जो स्पेनी लोग थे ये बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगे अरावकी लोगों से, अपने स्वार्थ के लिए सोने के लालच में अरावकी जो लोग थे उनकी जीवन शैली को उन्होंने हानि पहुंचाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये था अरावक लोगों के बारे में। बात करते हैं अब सभ्यताओं के वर्णन के बारे में। तो सभ्यताओं के वर्णन में सबसे पहले आती है हमारी एज़टेक सभ्यता। पहला टॉपिक क्या है हमारा, सभ्यताओं का वर्णन, और पॉइंट है एज़टेक सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या है सभ्यता के बारे में, पहले तो अंडरलाइन करते हैं। आई होप अभी मैंने जो अरावक लोगों के बारे में आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज़टेक सभ्यता की। तो एज़टेक सभ्यता 12वीं शताब्दी में उत्तर से मेक्सिको के केंद्रीय घाटी में चले गए थे। यानी कि एज़टेक सभ्यता जो थी वो उत्तर से मेक्सिको की केंद्रीय घाटी में चले गए। पहले ये लोग कहाँ रहते थे, उत्तर की साइड में, जब आप हमारा मैप देखेंगे तो उसके उत्तर की साइड में रहते थे, ठीक है। लेकिन फिर वे धीरे धीरे कहाँ चले गए, मेक्सिको की केंद्रीय घाटी में चले गए। एज़टेक समाज पदानुक्रमित था, यानी कि एज़टेक जो समाज था वो अपने जैसे समुदाय चलता था उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता था, ठीक है। नोबिलिटी में पुजारी और अन्य उच्च सामाजिक समूह शामिल थे। यानी कि इनकी एक समुदाय होती थी, ठीक है, जहाँ पे पूजा वगैरह होती थी, तो वहाँ पे ये नोबिलिटी में पुजारी और अन्य उच्च सामाजिक समूह शामिल हुआ करते थे, ठीक है। एज़टेक ने लेक रीड मेक्सिको में चिनम्पस यानी कि कृत्रिम टापू बनाए थे। एज़टेक लोगों ने लेक रीड जो मेक्सिको में है वहाँ पे चिनम्पस नामक जो कृत्रिम टापू बनाए थे। ये मैंने आपको बताया था अभी क्या थे कृत्रिम टापू, ठीक है, जिसमें विशाल ईख, मटके बुनाई और मिट्टी और पौधों के साथ कवर किए गए थे। यानी कि ये मटके की बुनाई के साथ साथ ईख के साथ साथ मिट्टी और पौधों के साथ में कवर किए गए थे। उन्होंने मकई, सेम, स्क्वैश, कद्दू, मैनियोका, ट्रूट और आलू की खेती की थी। भूमि पर व्यक्तियों का नहीं बल्कि कुलों का स्वामित्व था। यानी कि जो भूमियाँ हुआ करती थी खेती के लिए उन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि वहाँ उनका जो कुल हुआ करते थे उनका स्वामित्व प्रभुत्व हुआ करता था, ठीक है। किसानों ने कुलीनता के स्वामित्व वाली भूमि में काम किया। यानी किसानों ने कुलीनता वाली जो स्वामित्व वाली भूमि थी उस पर काम किया था। यानी कि इन किसान जो थे उनके पास खुद की ज़मीन बहुत कम होती थी। एज़टेक ने सुनिश्चित किया कि वे सभी बच्चे स्कूल जाएं। यानी कि एज़टेक सभ्यता के जो लोग थे वो शिक्षा के प्रति सजग थे। एज़टेक ने एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। यानी कि एज़टेक जो लोग थे ये शिक्षा के प्रति तो जागरूक थे ही, साथ ही साथ इन्होंने अपने साम्राज्य की एक बहुत बड़ी स्थापना की जो कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली। एज़टेक शासकों ने सर्वोच्च शक्तियों का आनंद लिया। एज़टेक महिलाओं को समाज में विशेष दर्जा दिया गया। यानी कि एज़टेक जो समाज था उसमें महिलाओं को अधिक अच्छा दर्जा दिया जाता था। और ये चिनाम्पा क्या थे ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात करते हैं कि एज़टेक लोग शिक्षा के प्रति जागरूक तो थे। अब ये जागरूक होने के साथ साथ क्या इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ कदम उठाए थे या नहीं भी। तो देखिए एज़टेक लोग इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था इनकी सभ्यता में कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाएं, ठीक है। कुलीन वर्ग के सभी बच्चे कालमेकम में भर्ती किए गए थे। यानी कि ये एक तरह का जहाँ पे शिक्षा दी जाती है या तो विद्यालय कह लीजिए,
ठीक है, या तो गुरुद्वारा कह लीजिए, यानी कि जहाँ पे पहले शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, तो वहाँ पे ये जाते थे। इनको सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि जो कुलीन वर्ग के बच्चे हुआ करते थे उन्हें कालमेकाक में भर्ती किया जाता था, जहाँ पे इन्हें सेना के लिए और धार्मिक नेता बनने का परीक्षण करवाया जाता था। शेष सारे बच्चे तोपोकल्ली स्कूल में जाते थे। सारे बच्चे कहाँ जाते थे? तोपोकल्ली नामक स्कूल में, ठीक है। लड़के और लड़कियों में शिक्षा में अंतर होता था, यानी कि लड़कों की शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा में अंतर होता था, ठीक है। लड़के जो हुआ करते थे वो सैन्य प्रशिक्षण व खेती व्यापार करना सीखते थे, वहीं लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। तो एजुटेक लोग जो थे वो शिक्षा के प्रति अधिक सजग थे, ठीक है, यानी कि जागरूक थे। बात करते हैं माया सभ्यता की। दूसरी सभ्यता हमारी कौन सी आ गई? माया सभ्यता, ठीक है। तो देखिए, माया सभ्यता एक महत्वपूर्ण मैक्सिकन सभ्यता थी जो 1500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। यानी कि ये जो माया सभ्यता है ये मैक्सिकन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है, जो कि 1500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। माया सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र, यानी कि जहाँ पे ये अधिक उस समय फैली हुई थी, वो था मैक्सिको, होंडुरास, अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला, ठीक है। यहाँ पे ग्रामीण समाज आर्थिक आधार मक्के की खेती था, यानी कि ग्रामीण समाज जो था उनका आर्थिक आधार, उनका खाद्य उत्पादन वो था मक्के की खेती करना, ठीक है। यहाँ पे खेती के उन्नत तरीके होते थे जिसकी वजह से यहाँ पे अधिक पैदावार होती थी। इनका सांस्कृतिक विकास वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों को बढ़ावा दिया जाता था। इनकी माया सभ्यता में वास्तुकला को, खगोल विज्ञान को और गणित जैसे विषयों को अधिक माना जाता था, उनको अधिक महत्वता प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो ये थी माया सभ्यता। बात करते हैं इंका सभ्यता के बारे में। तो इंका सभ्यता भी माया सभ्यता से थोड़ी सी भिन्न है। देखिए वो क्या है, आइए जानते हैं। तो देखिए क्या है इंका सभ्यता। 12वीं सभ्यता में पहले इंका मैनको कैपेक ने कुज्जो में अपनी राजधानी स्थापित की थी। यानी 12वीं शताब्दी में पहले तो इंका, ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कैपेक ने कुज्जो में अपनी राजधानी स्थापित की। तो इंका सभ्यता की पहली राजधानी क्या थी? इंका। फिर दूसरी राजधानी कहाँ गई? कुज्जो में, ठीक है। इंका समाज में इनका जो समाज था वो कई वर्गों में विभाजित था। ऊपरी दो वर्गों ने विशेष सुविधाओं का आनंद लिया, जबकि दास न्यूनतम स्तर पर खड़ा था और बुरी तरह से व्यवहार किया गया था। यानी कि इनका समाज जो था वो कई वर्गों में विभाजित था, जिनमें से दो वर्ग जिनके पास विशेष सुविधाएं थी वो उन विशेष सुविधाओं का आनंद लेते थे। वहीं जो दूसरे वर्ग के लोग हुआ करते थे उनकी हालत उनसे बहुत बदतर हुआ करती थी। इनका समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाता था। इनका समाज ने भी एजुटेक सभ्यता के लोगों की तरह शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। इनका समाज में पुरुषों को सैन्य और पुरोहित प्रशिक्षण दिया गया था। इनका लोगों को एक ईमानदार और पवित्र जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित किया गया था, ठीक है। तो ये थी इनका सभ्यता। अगला टॉपिक आता है हमारा एजुटेक एवं मेसोपोटामिया सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले जानेंगे एजुटेक सभ्यता के बारे में। ओवरऑल सारी बातें तो हमने जानी ही ली थी, लेकिन कुछ बातें थी जो इनमें अंतर करने के लिए ज़रूरी हैं, वो यहाँ पे आपको बताते हैं। तो देखिए एजुटेक सभ्यता एक मध्य अमेरिकी सभ्यता थी, क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में ही हुआ था, ठीक है। एजुटेक सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था और इनका इतिहास भी चित्रात्मक ढंग से ही लिखा जाता था। एजुटेक सभ्यता का विकास 12वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, अतः यह सभ्यता ऐतिहासिक युग में विकसित होने वाली सभ्यता थी, ठीक है। फिर ये जो एजुटेक लोग थे ये कृत्रिम टापू बनाते थे जिन्हें चिनाम्पा कहा जाता था, ये आपको पता चला। फिर वैसे ही एजुटेक सभ्यता का जो समाज था वो एक श्रेणीबद्ध समाज था। अब ये समाज श्रेणीबद्ध था ये कैसे आप कह सकते हैं? तो देखिए एजुटेक सभ्यता के अंतर्गत जो अभिजात वर्ग था वो समाज में एक अहम भूमिका निभाता था। अभिजात वर्ग में जैसे पुरोहित हो गए, उच्च कुलों में उत्पन्न लोग हो गए, और वे लोग भी सम्मिलित थे जिन्हें बाद में प्रतिष्ठा प्रदान की गई। यानी कि वे लोग जो अभिजात वर्ग में और पुरोहित हुआ करते थे, ठीक है, उच्च कुल में उत्पन्न होते थे और जिनको राजा के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती थी वे इस अभिजात वर्ग में शामिल होते थे, ठीक है। और ये पुश्तैनी अभिजात संख्या की दृष्टि में कम थे। यानी कि अभिजात जो पुराने वंश के आधार पर चलते आ रहे थे वो काफ़ी कम थे। जैसे सरकार में हुआ करते थे, सेना में हुआ करते थे, या धर्म में ऊंचे पदों पे आसीन होते थे, ऐसे कम हुआ करते थे। ये अपने वर्ग में किसी एक को नेता के रूप में चुना करते थे,
यानी कि ये जो अभिजात हुआ करते थे, ये अपने वर्ग में से किसी एक को नेता के रूप में चुनते थे और वह आजीवन यानी कि मरते दम तक वह शासक बना रहता था। समाज में पुरोहितों को, योद्धाओं को, अभिजात वर्ग के लोगों को अधिक सम्मान दिया जाता था। यानी कि जो समाज था वहाँ पे पुरोहितों को और योद्धाओं को और जो अभिजात वर्ग था इन्हें अधिक सम्मान दिया जाता था। क्यों? पुरोहितों को माना जाता था ये धार्मिक है, योद्धाओं को माना जाता था कि हमें अपन संरक्षण करते हैं हमारे राज्य का, और अभिजात वर्ग जो था उन माना जाता था ये हमारे समाज की जो संचालन है उसका, समाज का संचालन करते हैं। वहीं एजेटिक जो लोग हुआ करते थे, एजेटिक सभ्यता का जो लोग हुआ करते थे, वो शिक्षा के प्रति सजग थे। ये भी आपको मैंने बता ही दिया था। ठीक है, बात करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसका देखिए, पहले तो अंडरलाइन करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास वर्तमान में इराक गणराज्य के भूभाग पर हुआ था। यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? वर्तमान का जो हमारा इराक गणराज्य है वहाँ से हुआ था। ठीक है, फिर देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि को क्यूनिफॉर्म अर्थात कीलाकार लिपि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कि क्यूनिफॉर्म अर्थात कीलाकार, इसे कहते हैं चित्रात्मक लिपि सॉरी। ठीक है, ये जो क्यूनिफॉर्म है वो लातिनी भाषा में क्यूनियस और फॉर्म को मिलाकर बना है। ठीक है, इस क्यूनियस का अर्थ होता है खूंटी और फॉर्म का अर्थ होता है आकार। ठीक है, इससे आशुलिप का विकास चित्रों से हुआ है। इस सभ्यता में लिपिक के कार्य यानी कि ये जो कीलाकार लिपि है इसके कार्य को करने वाले को, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य करता हो, या तो शिलालेख लिखता हो, ठीक है, पांडुलिपियाँ लिखता हो, किसी प्रकार की पुस्तक लिखता हो, मेसोपोटामिया सभ्यता में ऐसे लिपिक को अधिक महत्वपूर्ण सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक सुसंगठित लेखन कला की वजह से मेसोपोटामिया में उच्च कोटि के साहित्य के विकास संभव हुआ था। ठीक है, वहीं दूसरा पॉइंट आता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है वो कांस्य काल में हुआ था, इसलिए इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया में शहरों का उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है, वहीं यहाँ पे मंदिरों का, नहरों का और गाँव का यहाँ पे उदाहरण बहुत देखने को मिलता है, यानी कि साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जिस तरह से एजेटेक समाज श्रेणीबद्ध था वैसे ही मेसोपोटामिया सभ्यता का जो समाज था वो भी श्रेणीबद्ध था। इसमें भी उच्च एवं अभिजात वर्ग के जो लोग थे उन्हें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती थी। ठीक है, और पूंजी का यानी पैसों पे अधिक अधिकार इन्हीं का हुआ करता था। मेसोपोटामिया सभ्यता के बच्चों को शिक्षा देने का मेन उद्देश्य होता था मंदिरों में लोग ऐसे बच्चों को प्रयोग किया जाए, व्यापारियों को ऐसे लोग सौंपे जाएं, और राजा को एक क्लर्क यानी कि उनका जो हिसाब किताब रख सके, अभिजात वर्ग में जो शामिल हो सके, ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो शिक्षा का मेन उद्देश्य यही हुआ करता था। हालांकि ये जो दोनों सभ्यता थी, इन दोनों सभ्यता में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन मेसोपोटामिया में उद्देश्य कुछ और था और एजेटिक सभ्यता में उद्देश्य कुछ और था। फिर आता है आपका खोज यात्राओं के बारे में, तो ये जानेंगे कल की वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ये चैप्टर बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।